नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास चर्चा होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी से कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। और ये तीखे सवाल राहुल गांधी की अक्सर हो रही विदेश यात्रा को लेकर है कि आखिर विदेश यात्रा राहुल गांधी इतनी ज्यादा कैसे कर रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, और यह भी कि इसकी जानकारी कई बार नहीं दी जाती है। विदेश यात्रा के दौरान क्या करते हैं राहुल गांधी, तो एक बड़ी सी लिस्ट लेकर संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तीखे सवाल किए हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे। और इसके बाद आज बात करेंगे कि ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री किनकी वकील हैं, इसलिए क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक बार फिर से वो वकील के अवतार में आई हैं। और किस मामले पर? जो 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जो जबरदस्त हिंसा हुई थी, 61 लोग मारे गए थे, उस मामले में तो किनकी पैरवी कर रही हैं ममता बनर्जी एक वकील के तौर पर? और खुद वकील का लिबास पहन लिया ममता बनर्जी ने किनकी पैरवी करने के लिए, इस पर करेंगे बात, पूछेंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स 2026 का आयोजन। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ब्रिक्स देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने पर जोर। कहा, शांति और स्थिरता ब्रिक्स के केंद्र बिंदु। वैश्विक घटनाक्रमों पर एकजुटता का दिया संदेश। 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद केरलम के नए मुख्यमंत्री की हुई घोषणा। कांग्रेस ने वीडी सतीशन के नाम पर लगाई मुहर। समर्थकों में उत्साह का माहौल। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते अभी लगभग 45 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट्स भी अफेक्ट हुए हैं। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं। इज इट नॉट ऑडिबल? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के लगभग 75 दिन हो चुके हैं और इसके चलते हमारे क्रूड, एलपीजी और एलएनजी इंपोर्ट अफेक्ट हुए हैं। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि घरेलू कुकिंग गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए और इसके साथ ही डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी ट्रांसपोर्ट की भी 100% अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। सप्लाई चेन डिसरप्शंस को भी मिनिमाइज करने के लिए कमर्शियल एलपीजी को, जैसा आप जानते हैं, 70% तक रेस्टोर किया गया है और इसके साथ ही साथ जो पीएनजी कनेक्शंस हैं उनको भी बढ़ावा देने का हर प्रयास किया गया है। मार्च के महीने से लेकर अब तक लगभग 7 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। इसके अलावा 2,72,000 से अधिक कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया गया है और 7.5 लाख के करीब नए कंज्यूमर्स भी पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 1 करोड़ 40 लाख बुकिंग रिसीव हुई हैं और 99% ऑफ दीज बुकिंग्स वर ऑनलाइन। इसके अलावा 1 करोड़ 39 लाख डिलीवरीज भी हुई हैं और इनमें से 95% डिलीवरी DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं। कल लगभग
49,70,000 डोमेस्टिक LPG रिफिल्स या सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई अगेंस्ट 46 लाख के करीब बुकिंग के। कमर्शियल LPG भी 1 मई से अब तक 83,500 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल की जा चुकी है। पिछले 3 दिन में भी 23,820 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है और ऑटो LPG की सेल भी पहले के मुकाबले लगभग प्री क्राइसिस टाइम के मुकाबले लगभग दुगनी मात्रा में की जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 3 दिनों में लगभग 1,90,000 के करीब सेल की गई है और कल भी more than 67,600 5 kg LPG cylinders have been sold. अवेयरनेस कैंप्स लगातार किए जा रहे हैं। कल भी लगभग 214 अवेयरनेस कैंप किए गए और जिनके अंदर 3,480 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है। बहुत सारे ऐसे PNG उपभोक्ता हैं जिनके पास PNG और LPG कनेक्शन दोनों हैं। ऐसे लगभग 57,200 उपभोक्ताओं ने अपने LPG कनेक्शन को सरेंडर किया है। हमारे रिटेल आउटलेट, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं और रिटेल प्राइस पेट्रोल और डीजल का स्टेबल है और कोई उसमें बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। इसी तरह C3 C4 मॉलिक्यूल्स की सेल रिफाइनरीज से की जा रही है और 1 मई से लेकर अब तक लगभग 6,700 टन C3 C4 मॉलिक्यूल्स और 2,800 टन ब्यूटाइल एक्रेलेट की सेल विभिन्न रिफाइनरीज के द्वारा की गई है। एनफोर्समेंट एक्शंस PSUs के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लगातार चालू है और कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जहां पर कोई भी माल प्रैक्टिस पाई गई है वहां पर उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया है और पेनल्टीज़ भी इम्पोज की गई हैं। अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सरकार सभी घरों पर LPG सिलेंडर की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। नागरिकों से अनुरोध है कि वे LPG, पेट्रोल और डीजल की घबराहट में की जाने वाली खरीदारी से बचें और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। मूवमेंट ऑफ गुड्स अर्थात माल ढुलाई के लिए भी रेल परिवहन को प्राथमिकता दें। जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Now we'll take updates from Shipping Ministry. Over to you, Mukesh ji. Thank you, ma'am. Good afternoon. Last night, 2 LPG carrier vessels, they passed through Hormuz. So I'll give details of those 2 vessels. Semi, an LPG carrier, and Marshall Island flagged vessel carrying 19,965 MT of LPG cargo for India with 21 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 13th May and is expected to arrive at Kandla on 16th May 2026. Another vessel, that is NV Sunshine, an LPG carrier and Vietnam flagged vessel carrying 46,427 metric ton of LPG cargo for India with 24 foreign crew members on board safely crossed the Strait of Hormuz on 14th May and expected to arrive at New Mangalore on 18th May 2026. And I'll also like to brief about a sad incident. An Indian Doe, a mechanized sailing vessel that is actually made of wood and named Haji Ali, during its voyage from Somalia to Sharjah, UAE, reportedly encountered an attack incident in Omani waters in early hours of 13th May 2026, which led to fire on board and subsequent sinking of the vessel. All 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached Dibba port, that is Oman. The crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed. Government of India remains in close coordination with the authorities in the Sultanate of Oman
Indian mission officials and relevant maritime agencies. In the past 72 hours, except the MSV Haji Ali incident, no other incidents reported covering Indian vessels or foreign vessels with Indian seafarers. All other Indian seafarers currently reported in the ocean region are safe. As regard to control room update, it has handled 9,266 calls and more than 20,000 emails since its activation. In past 72 hours, a total of 377 calls and 834 emails have been received. The Ministry, through Directorate General of Shipping, has facilitated safe repatriation of more than 3,158 seafarers so far, including 62 in last 72 hours. And port operation across India remains normal with no congestion reported. Ministry of Port, Shipping and Waterways continues to coordinate with MEA, Indian missions and maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and unimpeded maritime operations. Thank you. Thank you, Mukesh ji. Senthil, you would like to add something? Huh? That's okay. Okay, now we'll take questions. My question is for Mangal sir. My question is for Mangal sir. Sir, the two vessels that you spoke about which have crossed Strait of Hormuz, so which Indian company is the contractor of these vessels? And how many LPG vessels have so far crossed Strait of Hormuz and how many are still stuck? Hi, Sanjeev from Economic Times. Ma'am, at the beginning of the war, the government said that we had crude stock for meeting 25 days of national demand and and product stock again for meeting 25 days of national demand. 25 plus 25 is 50 days. Now on Monday, government issued a statement where it said it has 60 days of crude stock and 60 days of product stock. And while we look at the import data, it has been declining. In March also it declined, in April also it declined. So how exactly have we been able to increase this stock? Hi, Amar Zadi from PTI. Couple of questions. Sujata ma'am, to you. The call by the Prime Minister for conservation of fuel, is there a target that the oil ministry is looking at reduction? We saw 6% rise in petrol consumption in April while diesel was flat. Do you see that demand, the growth coming down in May and subsequent month because of that growth, because of that call by the Prime Minister? To Mangal sir, the ship that had been sunk, what is the fate of the seafarers? Are we bringing them back to India or are they still stuck in Oman? Thank you. Hi, Tvesh from Economic Times. Sir, I think this is the second attack on a dhow in the past week. Are these vessels not coordinating with the Indian authorities for transit? Because the attack has not happened on anybody else. So why were they moving around, and was the Indian government aware of their activities? मैम, मैं रजनीश हूँ TV9 से. आप कह रही हैं ड्राई आउट नहीं है, लेकिन कई स्टेट्स से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पेट्रोल पंप ने कुछ लिमिट तय किए हैं कि 2 व्हीलर को 200 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, 4 व्हीलर को 1,000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं मिले. केरल में भी कुछ लिमिट तय हुआ है, बिहार झारखंड में भी हुआ है. तो क्या ये OMCs की तरफ से किए गए हैं, मंत्रालय की जानकारी में है, या ये पेट्रोल पंप अपनी तरफ से इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं? Sapna here from CNBC. So one big question that's in everybody's minds is that about a fuel price revision. It could be a political call also, and there are a lot of other factors going into the play. But if some clarity is possible as to how does the government plan to deal with it? I mean, do we still hold on because that would be in some interest, but not holding on also has. I mean, both sides there are consequences. So some bit of perspective on this. Hello. Hi, ma'am. My question is for Sujata, ma'am. Ma'am, any insight on the US waiver for Russian oil imports after May 16th? Thank you. Hi, Sukal from the Indian Express. First question is for Mukesh, sir. Sir, just wanted to understand the passage of these two foreign flagged LPG tankers that are coming to India.
Does it have anything to do with the Iranian foreign minister's visit to Delhi for the BRICS foreign ministers meeting? Is it kind of a token gift or something from Iran in that sense? The other question is for Sujata ma'am. Ma'am, recently at the CII conference, the Honorable Minister said that at some stage the government will have to take a call on how long OMCs can continue to bear losses on account of not increasing the retail fuel prices. Just wanted to get an understanding from you, when will that time come? And that's it. Ma'am, Prakash Pedashi from ET Now. Could you please share current status of under recoveries on petrol and diesel? Hi, my question to Sujata ma'am. In Air India has issued an advisory wherein they have rescheduled and cut down some of the flights, international flights. So what is the scenario at regarding jet fuel? What is the demand and supply and price scenario? And also, hopefully by now, Naira's shutdown is over. What is the update on that? Thank you. नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह रास्ता पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, ये कितनी कटौती का लक्ष्य मानते हैं हम खपत में पेट्रोल की और डीजल की? जिस तरह का आह्वान हो रहा है, जिस तरह की हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितना लक्ष्य है कि इतनी कटौती होनी चाहिए? सर मैं दीपक हूँ। मंगल सर से एक सवाल है सर। कुछ पढ़ रहा है, पूछ सकते हैं? ना मुझे लगा आप कुछ पढ़ रहे हैं सर। नहीं सर, ये जो 2 शिप जो आज आए हैं, ये क्या आर दिस पार्ट ऑफ दिस 41 वेसल्स विच शिपिंग मिनिस्ट्री हैड रिटन टू फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री फॉर प्रायोरिटी इवैक्यूएशन, एंड हाउ मेनी मोर आर एक्चुअली गोइंग टू कम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की वो उनकी दूरदर्शिता है। आप जैसे जानते हैं कि 75 दिन हो चुके हैं, क्राइसिस अभी भी है और उसका इम्पैक्ट हम सब पर भी पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो उनका आशय था वो ये था कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम जितना कट डाउन कर सकते हैं हम उसे करें। जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज हैं उसका हम जुडिशियस यूज़ करें। जितना हम कंजर्वेशन कर सकते हैं उतना हम करें, ताकि जो देश के ऊपर आर्थिक भार पड़ रहा है उसे हम कम से कम कर सकें। जेट फ्यूल, जैसा आप जानते हैं, ये एक डीरेगुलेटेड कमोडिटी है और इसके प्राइसेस भी हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डिसाइड करते हैं और जो प्राइसेस हैं वो भी पब्लिक डोमेन में है और समय समय पर आपको उससे अवगत भी कराया गया है। US waiver on Russian oil, I will not be able to comment on this. एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि ड्राई आउट्स के बारे में। मैं अभी भी अपनी बात दोहराऊंगी कि हमारे यहाँ पर किसी पेट्रोल पंप पर या डिस्ट्रीब्यूटर पर सप्लाई की वजह से कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है। और जो आप राशनिंग की बात कह रहे हैं, ऐसा भी कोई आदेश मंत्रालय द्वारा कहीं पर नहीं दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूँगी कि पिछले दिनों में क्योंकि जो हमारा बल्क डीज़ल है और जो हमारा रिटेल पेट्रोल पंप के ऊपर डीज़ल है उसके प्राइसेस में फ़र्क आया है और हमेशा से रहा है, और उसके चलते हमने ये देखा है कि बहुत सारा डिमांड जो बल्क डीज़ल का था वो रिटेल पर शिफ्ट हुआ है। तो उसको हम भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उसको अप्रिशिएट नहीं करती हैं। सो हमें वी हैव टू कीप दैट इन पर्सपेक्टिव। इसके अलावा स्टॉक्स की बात की, सो स्टॉक्स जो है वो मंत्री जी ने ऑलरेडी फिगर्स बताई हैं और मुझे क्वेश्चन क्या था, आई मीन इफ़ यू कैन रिपीट दैट। हाँ, we have 25 days of stock, crude stock and 25 days of product stock. 25 days means the ability to meet 25 days of national demand. Now government is saying on Monday it issued a statement, it said it has 60 days of crude and 60 days of product. If you look at import figures, all these 2.5 months, imports have declined by 10 to 15%. So how exactly have our stocks increased when imports have declined, refineries are
functioning almost at normal level. How exactly have So more imports have been tied up. We have the stocks available, and we are talking of onshore stocks, we are talking of ships which we have tied up. So there's a we difference between we are talking about all kind of arrangements that can be done. So we have that kind of stock availability, and that is also giving us lot of confidence in telling you that we have enough stocks in spite of every kind of panic booking or panic purchase, whether it was MS or HSD or LPG. No dry out has been reported. I'm only talking And about crude, ma'am. So I'm saying 25 days of crude stock which you said at the beginning of the war. so we have that. That's what I gave you the answer, that the stocks have been tied up and we have the crude inventories in our terminals, in our refineries, in our pipeline, and the imports are also tied up. So this inventory of 60 days will include ships which are on way to India, right? I mean cargoes which are still not reached India but have been tied up, right? See, I have given you very clearly what it means. No, you don't. You did tell me. I'm asking you to make a distinction between what you're talking only about onshore inventory. You are also talking about ships which are bound for India but not yet reached India. So are you counting that part also? Yes, we are counting that also. Thank you. So, first question was two vessels which have passed from Strait of Hormuz belongs to which oil companies? So, both belongs to, that cargo belongs to Indian Oil Corporation, both. How many LPG vessels have passed? So, total 13 vessels have passed, 12 are LPG and 1 crude. And then what is the fate of seafarer? So how many more are there? How many more LPG vessels are there? LPG or other Indian vessels? Okay, so basically this information, it will be difficult for me to disclose here because, you know, we are interested to get our vessels back. So maybe this information I may not be able to disclose. What is the fate of seafarer? So I already, you know, told that all the 14 crew members, I am talking about that MSV Haji Ali, which met that unfortunate incident. All the 14 crew members on board were safely rescued by the Omani Coast Guard and have reached to port at Diba Port, Oman. So the crew is reported to be safe and necessary formalities with the local authorities have been completed and shortly will bring them. Another question was whether the MSVs are not following instructions of Indian authorities. So as you may be, you know, aware that these are mechanized sailing vessel. These vessels, we called them, Dho vessel, Dho. So basically these are made of wood, and this particular vessel was 57 meter long and 14 meter wide. So they are carrying cargo and they are not as regulated as the big vessels are there. And this particular vessel was sailing from somewhere from Somalia to Sharjah. So they are free to do their trade, and DG Shipping has already issued, advisories to be, to follow all the precautions, everything, take safety measures while entering into this zone. Now, this vessel was going from Somalia to Sharjah and met this incident. So more than that, I can't say in this particular. No, that I'm not aware. I'm not aware. This information right now I'm not having. Then another question was anything to do with evacuation of vessels, 2 vessels with Iranian foreign minister to India. This question was asked. Yes. So I would like to, tell my friend that already we have evacuated 11 more vessels before these 2 vessels. So as you know that India enjoy good relation with Iran. So maybe
these evacuation of these two vessels may not be, linked with the Iranian foreign minister visit, but definitely we enjoy good relations, so it will help us. Thank you, friends. Thank you, officers. Thank you all. सीधा प्रसारण आप अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जहां पर यह जानकारी दी गई कि जो पश्चिम एशिया में संकट चल रहा है, जो लगातार बढ़ने के भी संकेत मिल रहे हैं हाल में, लेकिन भारत में जो व्यवस्था है कहीं पर कोई ड्राई आउट फिलहाल नहीं है। और साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि लगातार वहां से भारत के जहाज निकल भी रहे हैं, सुरक्षित निकल रहे हैं, किसी भारतीय के ऊपर कोई खतरा नहीं है। एक और डेटा दिया गया कि 5 दिनों में ही 5 किलो वाले सिलेंडर करीब 1,90,000 यानी 2 लाख के आसपास वो सिलेंडर बिके हैं। तो लगातार लोग उसको खरीद रहे हैं। तो ये अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता की महत्वपूर्ण जानकारी। और अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देते हैं। ये बात है नीट का जो पेपर लीक हुआ है। इसी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा है कि लाखों छात्रों के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए और उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए ही नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वो किसी राजनीतिक बहकावे में आए बिना अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। तो प्रोफेसर योगेश सिंह से ये खास बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह। सर, ये जो निर्णय है एनटीए का दोबारा से परीक्षा कराने का, नीट परीक्षा को कराने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर पेपर लीक हो गया और जिस समय भी एनटीए को पता लगा तो उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं कैंसिल करने के अलावा, तो ये एक उन्होंने सही समय पे लिया गया सही निर्णय है। ये एक तो ये बात हुई इसके साथ कि बच्चों का जो भविष्य है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और बच्चे ही देश का भविष्य हैं। इतने साल सभी विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, तो यदि कोई लोग बेईमानी से गैंग्स जो ऑपरेट करते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम को ब्रीच करने के लिए, जिनका काम ही है कि ये पेपर्स जो हैं एक बार जो किसी तरह से तोड़ा जाए सिस्टम को और जो लोग हैं दूसरे जो पैसा लेके खरीदते हैं उन पे जाए, तो ऐसे बच्चे अगर सारी सीट ले जाएंगे तो ये तो किसी भी तरीके से सहन भी नहीं किया जा सकता और कोई सरकार करेगी भी नहीं। तो सरकार ने सही समय पे सही निर्णय तो लिया है कि कैंसिल इसको किया जाए एग्जामिनेशन को अंदर। पर एक और बात है कि इस पर जिस तरह की मैं देख रहा हूं प्रतिक्रियाएं, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने बच्चों से अपील करूंगा कि ये पढ़ने का वक्त है, एग्जाम अब दोबारा होगा, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये जो पॉलिटिकल रकस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, इंस्टिगेट करने की कोशिश हो रही है, भड़काने की कोशिश हो रही है, इससे बचना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो भविष्य है वही इस देश का भविष्य है। किस तरह से इस परीक्षा को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सके और फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया जा सके? मुझे उम्मीद है कि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना होगा पनिश करने का भी, क्योंकि ये सारे लोग गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, इसको सख्ती से निपटा जाए। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह है कि इसको और फुल प्रूफ बेटर कैसे बनाया जाए। अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं, तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी हैं। छोटे छोटे कैमरे आ जाते हैं जहां से वो लग जाता है। आप कितना भी सिग्नल को फ्रीज कर दीजिए, उसको डीफ्रीज करने के इक्विपमेंट्स हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई जो हमेशा चलती है वो चलने ही वाली है। पर हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छाई के साथ हों, हम सॉल्यूशन की तरफ हों, हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत बनाने के लिए उनके अच्छे भविष्य की चिंता करें और उसमें सॉल्यूशन दें, ना कि उनको भड़काएं। यही मैं एक अपील करना चाहूँगा। एनटीए नीट के अलावा भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आयोजित करता है, इसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं, जैसे जेईई मेंस की परीक्षा हो या फिर सीयूईटी की परीक्षा हो, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में परीक्षा होती है। तो क्या नीट के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है कि सीबीटी मोड में या हाइब्रिड मोड में परीक्षा आयोजित कराई जाए? जो सीबीटी है उसके भी बहुत सारे अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन उन सबसे भी पार लग के सिर्फ ये सोचिए कि हर चीज़ की सॉल्यूशन सीबीटी एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम है, 23 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं। लेकिन थोड़ा छोटा एग्जाम भी हो, अगर हम सीबीटी भी जाएंगे तो भी हमको सतर्क रहने की जरूरत होगी। वहाँ पे साइबर इश्यूज बहुत सारे आते हैं, उनके अपने चैलेंजेस हैं।
सबसे बड़ी बात है, इनको नेस्त नाबूद करने की ज़रूरत है। ये जो बुराई की शक्तियां हैं जो बर्बाद करना चाहती हैं सारे शिक्षा के तंत्र को, उसको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। सरकार के प्रति एक भरोसा रखें, आपके हित में ही सरकार का भी हित है और वो ये समझते हुए ही करेंगे। और विश्वविद्यालय तो होते ही स्टूडेंट्स के कारण है, हमको आपका अच्छे बच्चों का इंतजार रहता ही है, पर उनकी सीट्स कोई बेईमानी से न ले जाए, इसको इंश्योर करना भी सरकार का काम है, जिस कारण से सरकार ये सब स्टेप्स ले रही है। इसी कारण से ये परीक्षा को कैंसिल किया गया। तो आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को सुना, जिन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो समय बर्बाद किए बिना अपनी पढ़ाई में फिर से जुट जाएं, ताकि जब दोबारा नीट यूजी की परीक्षा हो तो और भी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएं। कैमरा पर्सन विमलेश के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये बातचीत आपने देखी, बिल्कुल पूरी कोशिश है कि जो भी प्रतिभावान छात्र हैं उनके हितों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए दोबारा परीक्षा कराई जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करेंगे जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बड़े बड़े सवाल, तीखे सवाल पूछे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के तीखे सवाल, पहले जरा रिपोर्ट पूरी देखिए। पिछले 12 वर्षों से एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर सवाल दागते रहे हैं, कभी देश में कभी विदेश में। देश हो या विदेश, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सरकार तक को हमेशा घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने पलटकर उनसे कुछ सीधे सवाल पूछ लिए हैं। भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के विदेशी दौरों और उन पर हुए भारी भरकम खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने पूछा कि पिछले 22 सालों में किए गए अपने व्यक्तिगत 54 दौरों पर राहुल गांधी ने करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये उनकी आमदनी से 5 गुना से भी ज्यादा है। ये यात्राएं सार्वजनिक हैं, लेकिन इनका खर्च पब्लिक में नहीं है। राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा पर करीब 3-4 लोग उनके साथ गए और उनकी विदेश यात्राओं का कुल खर्च कुल मिलाकर लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे का जिक्र किया और कहा कि आकलन वर्ष 2013-14 से 22-23 तक फॉर्म 26 के हलफनामों में उनके द्वारा घोषित आय के विवरण के आधार पर 10 वर्षों में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब आय 11 करोड़ रुपए थी तो विदेशी यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च कैसे हुए? बीजेपी का दावा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यात्रा पैटर्न, सुरक्षा मूवमेंट, 5 स्टार ठहराव, लंबी दूरी की उड़ानों, साथ चलने वाले स्टाफ और इवेंट लॉजिस्टिक्स के आधार पर 2004 से 26 के बीच इन विदेशी दौरों पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान बनता है। ये एक अनुमान है। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया, कहा बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मुद्दा बना रही है। देश के सामने अन्य कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि एक वीवीआईपी प्रोटेक्टेड बड़े नेता विदेश दौरे पर होते हैं तो उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों को भी नहीं पता होता है। कई बार तो कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मेडिटेशन का नाम दे देते हैं और सवालों से बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो बीजेपी का सवाल है कि एक जिम्मेदार नेता के रूप में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि यदि उनकी यात्राओं को विदेशी संस्थाओं ने खर्च उठाया तो गृह मंत्रालय से एफसीआरए सेक्शन 6 के तहत आवश्यक अनुमति कहां है, और यदि व्यक्तिगत पैसे से यात्रा हुई तो उसका विवरण आयकर रिटर्न, फॉरेक्स रिकॉर्ड, ऑडिटेड अकाउंट्स और एसेट डिक्लेरेशन में कहां पर है। और यदि किसी तीसरे स्रोत ने भुगतान किया तो मामला तो और भी गंभीर हो जाता है। अघोषित विदेशी मेहमान नवाजी, बेनामी खर्च या काले धन का कानून बिल्कुल स्पष्ट है। एफसीआरए सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि विदेशी स्रोत से आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की लिखित अनुमति लेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट राजनीतिक दलों के ऑडिटेड अकाउंट्स की मांग करता है। इनकम टैक्स एक्ट खर्च के खुलासे की मांग करता है।
बीजेपी के सवाल को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विद्वेष कहकर टाल रही है, लेकिन देश के कानून, आम नागरिकों को लेकर नियम कानून के बदले अगर सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले नेता कोई आदर्श नहीं दिखाते हैं तो माना तो यही जाएगा कि कुछ लोगों के लिए क्या देश में अलग से व्यवस्था बनी हुई है क्या। तो ये सारे सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने। उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए देखिए जरा। तो जो उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है और उस ब्यौरे में सारे आंकड़े भी दिए हैं, देखिए। 14-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। ये जो आपने देखा, ये दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर राहुल गांधी के जो विदेश दौरे हैं उसको लेकर के वो सवाल उठा चुके हैं और उसके बारे में वो ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का आरोप हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, उस पर जवाब किसने दिया? जवाब दिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दरअसल फेल हो गई है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दे बीजेपी उठा रही है। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए। तो ये आपने तमाम बातें सभी की सुनी, जो सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आज सवाल तो बड़ा उठा दिया है। और ये जो सवाल हैं इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन आज बीजेपी ने बड़ा व्यवस्थित तौर पर ये सवाल उठाया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका ब्यौरा हम आपको बताते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन जो ये मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इतनी विदेश यात्राएं कहां से करते हैं, ये पैसा कहां से आता है, फंड कहां से आता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थित तौर पर डेटा देकर इसी के बारे में सवाल उठाया है। इसीलिए आज हम ये बहस भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए, और हमारे साथ साथ में दुष्यंत नागर जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और मजबूती से बात रखते हैं कांग्रेस के पक्ष में। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहीं स्टूडियो में, जिनसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, चर्चा तो ये गाहे बगाहे होती रहती है कि कहां से इतनी विदेश यात्राएं होती हैं, कहां से पैसे आते हैं, कई बार कुछ संस्थाओं का नाम तक लिया जाता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया गया है, उससे तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि देखिए, आप विदेश यात्रा करते हैं तो कहां से करते हैं? या तो कोई स्पॉन्सर करता है विदेश से तो एफसीआरए में आना चाहिए, आपका अपना पैसा है तो वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड वगैरह में तमाम दस्तावेजों में होना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। लाल जी, सबसे पहले तो मैं अपनी रिपोर्ट में एक चीज करेक्ट कर दूं। कर लीजिए। जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया था जवाब, नहीं तो राहुल गांधी के 247 यात्राओं की ले रहा हूं ना। हाँ, 247 और ये 247 यात्राओं में से अगर ये संबित पात्रा जो आज लेके आए हैं वो 54 यात्रा की बात कर रहे हैं। ये 54 प्राइवेट, ये प्राइवेट, ये थोड़ा सा क्लियर करें कि ये 54 यात्रा इनकी प्राइवेट है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब सीधे सीधे तब सवाल बनता है कि एक नागरिक के रूप में आपके वोट की कीमत तो शायद एक ही है, जितनी मेरी है उतनी ही राहुल गांधी की भी होगी, उतनी ही सबकी होगी, सबका मान। तो ये देश का जो कानून है वो भी सारे नागरिक पे एक जैसा ही लगता होगा।
तो ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और उनके विदेश के दौरे का इंतजाम कौन कर रहा है। अगर इंतजाम कई संस्था, विदेश की संस्थाएं कर रही है तो फिर वो FCRA का वो कहाँ है जी। अगर वो संस्था करती है तो उस खर्चे का ब्यौरा फिर कहाँ है, फेरेक्स जिसको आप कहते हैं कि उसका कहाँ है। अब उसके बाद अगर राहुल गांधी व्यक्तिगत खर्चा करते हैं तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, तो उस यात्रा के ब्यौरा उसमें कहाँ है। अगर ये इतने सवाल, हम ये तो बीजेपी के और कांग्रेस के लोग अपने आपस में इस बात को करेंगे। बिल्कुल। एक नागरिक के रूप में अगर आप इस विदेश के दौरे कर रहे हो तो आप सोच लीजिए आपको कितना भुगतना पड़ सकता होगा। बिल्कुल। और FCRA के उल्लंघन में आपको अभी तक 36 केस लग गए होंगे, बहुत सारे। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए एक मोरल की बात है। जब आप मोरालिटी की बात करते हैं, एक आदर्श नागरिक और आदर्श नेता की बात करते हैं, तो फिर आपको लेजर भी दुरुस्त रखना पड़ता है। और अगर आप विपक्ष के इतने बड़े नेता का लेजर ही दुरुस्त नहीं है, तो ये सवाल तो हम लोगों में, मीडिया में तो ये बात जरूर एक बनता है इस बात के लिए बिल्कुल कि भाई एक देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो देश में आदर्श क्या दे रहे हैं। क्या इस देश में ऐसे ही लोग इस नियम कानून का उल्लंघन करें, जब मर्जी हो तब बैग उठाए चल दे। तो ये सवाल बनता है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस के जो है बड़े नेता है और विद्वान है, ये लोग खुद बात करेंगे। बात तो सबसे पहले तो दुष्यंत नागर जी हमें कुछ डेटा। दुष्यंत नागर जी सवाल ले लीजिए, बोलिएगा आप ही बोलिए। अरे सर सवाल ले लीजिए ना सर, सवाल ले लीजिए। ये 11 करोड़ की आमदनी में 60 करोड़ की विदेश यात्रा, फिर खाना पीना भी है, ये कहां से हो रहा है सर? सर देखिए, ये जो आंकड़ा है ना, ये भ्रामक है, अनुमानित है, तुक्का है, देश का ध्यान बटाने का एक प्रयास है, लेकिन देश का ध्यान बटने वाला नहीं है। मैं तो SN सिंह जी से पूछता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने हाउडी मोदी किया, भाई किसके खर्चे से किया? आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान से आते वक्त उन्होंने वहां जेट से भी यात्रा करी, वो सड़क मार्ग से भी गए, उसका खर्चा किसने उठाया? देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं, बिल्कुल, हम पूरा आपके मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, एकदम बुलंद आवाज है, आप बोलिए। उनका जवाब देते नहीं हो, हमारे प्रवक्ता के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको थाने में बिठा लेते हो। आप नेता प्रतिपक्ष से पूछते हो SN सिंह जी कि भाई आपने कहां खर्चा किया? क्या राहुल जी ने कोई रैली किया विदेश में जाके, हाउडी मोदी टाइप? हाँ, अब आई फिर से। कोई राहुल जी ने रैली किया, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम किया? कोई कार्यक्रम नहीं किया उन्होंने। जिन यात्राओं पे वो गए, वो ज्यादातर यात्राएं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उनके छोटे मोटे कार्यक्रम थे, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे और सीमित। कोई किसी यूनिवर्सिटी में गए, बाकी उनकी निजी यात्राएं हैं, उन्होंने मेडिटेशन के लिए गए या कहां गए, तो इतना हुआ ही नहीं है। तो लेकिन जहां से भी अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सर, मान लिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया, तो पैसा बाहर से आया तो उसकी जानकारी FCRA में देंगे ना? बाहर से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कंबोडिया की बात कर रहे हैं आप, कंबोडिया का टिकट कितने का है? कितने का टिकट है कंबोडिया आने जाने का? कोई करोड़ों का टिकट है। वहां पे अगर आप विपासना के लिए गए, बौद्ध मठ में गए, वहां कौन सा 5 स्टार का चार्ज है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केजरीवाल तो यहीं पे कर लेते हैं, कभी बेंगलुरु में, कभी आप सरकार में हैं, देश की जिम्मेवारी है, 140 करोड़ लोगों की आपके ऊपर जिम्मेवारी है। सर मैं कह रहा हूं 11 रुपए का ही टिकट है, लेकिन हिसाब तो दीजिएगा कि ये 11 रुपए आया कहां से? अरे सर, 3 रुपए की आमदनी में 11 रुपए खर्च कैसे कर रहे हैं? बाकी 8 रुपए कहां से आए? ये खर्चा ही नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भावी अभी आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ठीक। तो अपने जो है ये पात्रा जी अपनी हवा कहां से लाए? SN सिंह जी कह रहे हैं ये डेटा आप लोग कहां से लाए कि 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का खर्च? ने बड़ी अच्छी बातें की हैं दुष्यंत जी ने। मैं कह रहा हूं किसी को मनाही नहीं है कि आप कहीं यात्रा न करें, खर्च न करें, लेकिन यात्रा भी करें, खर्च भी करें और बताएं भी। अगर आप नहीं बताएंगे, कोई चीज छुपाएंगे, तो ये सवाल के घेरे में रहता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का एक एक नागरिक पूछता है। और गांव में तो एक कहावत थी कि टका कमाए और 3.5 पैसा खाए, तो गांव के लिए भी पूछते थे, ये व्यक्ति कमाता ही नहीं है तो खर्चता कहां से? भाई 11 करोड़ की आमदनी आप घोषित कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी केवल 54 यात्रा की बात हुई तो 60 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं, तो पूछा जाए
और पूछा क्या गया, 5-6 चीज पूछा गया, आपने मोदी जी का भी पूछा, इसी में आपका जवाब भी है। कोई भी व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है तो सरकारी खर्च पे करता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री जाते हैं, जो सांसद होते हैं, जो डेलीगेशन जाता है वो सरकारी खर्चे पे जाते हैं। भारत के बहुत सारे व्यवसायी जाते हैं, वो व्यवसाय के नाते जाते हैं, निजी खर्चे पे जाते हैं। एक फंडिंग होती है यूनिवर्सिटी, उसका पूरा ब्यौरा होता है, एजेंसी करती है, विदेशी कंपनियां करती हैं। आपको इतना ही तो पूछा जा रहा है साहब कि साज को आज कैसा, चोर का शोर कैसा। अगर सही में जो है आप बता दीजिए कि आपको फंडिंग फला संस्था ने किया है, जॉर्ज सोरोस ने किया है, अगर आप बता, इसमें क्या दिक्कत क्या है बता देने में। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी मौजूद थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलेंद्र मिश्र मौजूद थे। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शैलेंद्र बताइए, नागर साहब पूछ रहे हैं कि ये डेटा फर्जी डेटा है, कहां से पता नहीं कहां ले आए। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने एक अनुमान दिया है कि आप मीडियम में भी पकड़ के चलिए, यात्रा के टिकट में भी मीडियम क्लास लेके चलिए, होटल में भी मीडियम लेके चलिए, तो करीब करीब 60 करोड़ बनता है। अरे 60 करोड़ ना बने, 55 करोड़ ही बने, लेकिन 11 करोड़ की आमदनी में ये 55 करोड़ खर्च, सवाल तो गंभीर है शैलेंद्र। देखिए, ये सवाल इसलिए भी और गंभीर है कि सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आपकी आमदनी 11 करोड़ 10 सालों में है और आप 54 विदेश यात्राओं में 60 करोड़ खर्च कर देते हैं। आप नेता विपक्ष हैं, किसी भी सांसद, नेता विपक्ष, मंत्री, जज या सरकारी अधिकारी अगर वो विदेश जाता है तो पहली बात गृह मंत्रालय को बताया जाता है। दूसरी बात, अगर उसके यात्रा की फंडिंग किसी विदेश की कंपनी या संस्था से होती है तो उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। राहुल गांधी ने इन 54 आधिकारिक यात्राओं में बहुत सारी जगह पर तो डेस्टिनेशन भी नहीं बताया है, और 6 ऐसी यात्राएं हैं जो सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को कि उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चुपके से चले गए, यानी जो उनको सुरक्षा मिली हुई है उसको भी उन्होंने नहीं बताया और ऐसे ही चले गए। जो कहाँ गए अज्ञात जगह पर, फिर कहीं से फोटो आई, कहीं से कोई वीडियो आ गया कि राहुल गांधी कंबोडिया में है या फिर वियतनाम में है या ओमान में, जिससे बात कही जा रही थी। तो ये किस तरह की यात्रा है, पहला सवाल तो है। दूसरा, फंडिंग कौन कर रहा है? अगर कोई विदेश की कंपनी फंडिंग कर रही है तो आपको अनुमति लेनी होती है गृह मंत्रालय से, आपने अनुमति क्यों नहीं ली? तीसरी बात है, आप नेता विपक्ष हैं, आपको जानकारी देनी है अपने विदेश की यात्राओं की, और आप 6 तो अघोषित यात्रा पर चले गए और 54 यात्राओं की पूरी डिटेल भी आप नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ कई गंभीर सवाल हैं, और इससे कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पास से खर्चा किया तो आप तो कमाते नहीं है, फिर ये खर्चा कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी अगर कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ने ब्यौरा दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? ब्यौरा देने में क्या दिक्कत है? कोई मनाही थोड़े ना है, आप ब्यौरा दे दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, विनोद जी कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। एक तो होता है, देखिए, आमदनी और खर्च का असंतुलन, वो उससे ज्यादा बड़ा मामला है कि ये जो सीक्रेट दौरे, और मुझे ये समझ में नहीं आता, हर चुनाव के प्रचार के दौरान और नतीजे के जिस दिन नतीजा निकल रहा होता है पता चर्चा होती है कि किसी सीक्रेट दौरे पर गए हुए हैं। जो प्रवक्ता हैं पार्टी के वो कह रहे हैं कोई विपश्यना करने सीक्रेट दौरे पर गए, हम नहीं बता सकते। ये क्या एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये इसमें कई सवाल नहीं उठते हैं कि आखिर भाई क्यों, ये कौन कौन से सीक्रेट दौरे होते हैं, किस चीज के ये सीक्रेट हैं? लाल जी, अगर आप अपने से ले लीजिए कि अगर आपको आज अमेरिका जाना हो, डिक्लेयर करना होगा। नहीं तो क्या आप लोगों को बता के जाएंगे कि हम अमेरिका जा रहे हैं, इस काम से जाएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन आप अगर एक सेलिब्रिटी हैं, आप के जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि वीवीआईपी प्रोटेक्टेड हैं, तो आप कम से कम अपने टीम को, अपने उस सिक्योरिटी को ये तो बताएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी दूसरों पे भी है। तो ये हम में, आप में और राहुल गांधी में फर्क है। इस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी में ये फर्क है कि एक वीवीआईपी उनको एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, और उस प्रोटेक्शन में जो आप जो विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, एज ए एमपी ही उनको विशेषाधिकार है। एज ए कोई ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार के हैं तो उनको अलग से विशेषाधिकार है। ये एमपी, एज ए एमपी उनका जो एक राइट है, बनता है विशेषाधिकार, तो वो बनता है। लेकिन एज ए एमपी भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि कोई भी एमपी या कोई भी जजेज हैं या कोई भी सरकारी सेवा में है, उनको सारा डिटेल देना होता है, बिल्कुल, विदेश के दौरे से लेके और विदेश के खर्चे को लेके। तो ये सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जॉर्ज सोरेस की बात वो कह रहे थे अभी कि जॉर्ज सोरेस के फंड से सोसाइटी के तरफ से या संस्था की तरफ से आपको बुलाया गया हो, या आप जी भी कंपनी के बुलाया गया हो।
सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिन लोगों से नियमों मिलते का तो हैं, पालन कीजिए। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, ठीक, वो एक तरह से एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है। ठीक है, राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के रूप में आप उनसे मिलते हैं जी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना लेजर तो दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल, कि लेजर आप तो जो दुरुस्त मिल रहना रहे हैं चाहिए। उन सही लोगों बात, से, हाँ। आप जो ये मिल रहे हैं, दुष्यंत कम से कम भारत के लोग इस बात को जी, जाने कि इसमें मैं कोई बड़ी secrecy गंभीरता नहीं। दुष्यंत जी का जवाब चाहता हूँ, हाँ, मैं बड़ी गंभीरता के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी भी एंटी इंडिया कैंपेनिंग जैसा कि संदर्भ दिया आदरणीय मिश्रा जी ने किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली। अच्छा ठीक है, दूसरी प्रो बात इंडिया मैं के कहना लिए ही चाहता गए हूं, तो डिक्लेरेशन कहाँ है? जानकारी सर तो मैं होनी बता, मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं भारत को मजबूत आप करने के लिए गलत जाते गलत व्याख्या कर रहे हैं। हाँ। जो लोग एंटी गलत इंडिया व्याख्या कर रहा कैंपेन हूं। का हिस्सा हैं, उनके मीटिंग में, उनके गए बैठक हैं। में, किसी की मीटिंग में नहीं गए, वो बैठक का नाम नहीं ले रहा हूं जाने मैं। हैं। अब मैं नाम किसी लेना की चाहूं, मीटिंग में शुरू नहीं करूं तो गए। मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी देश के सांसद की बात कर रहे हैं तो उस सांसद की समिति ने उनको इनवाइट किया था और वो मेजबान देश तय करता है कि उस समिति में कौन होगा। ये राहुल गांधी या मैं और आप हम कोई तय नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ में, हमारे शैलेंद्र जी ने पाकिस्तान सवाल अगर कल को उठाया, हाफिज सईद को नॉमिनेट कर दे तो मुलाकात कर लीजिएगा उससे। वो संसद के सदस्य की बात नहीं, पाकिस्तान अगर कल को हाफिज सईद को उधर किसी प्रतिनिधिमंडल में डाल दे तो उससे कीजिएगा मुलाकात, बताइए। मैं किसी भी भारत विरोधी व्यक्ति और जो भारत सरकार के द्वारा, अदालतों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में घोषित किया गया है, मैं उस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। वो भारत का आतंकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शैलेंद्र जी ने कहा कि राहुल जी विशेष सुरक्षा प्राप्त नेता हैं, सद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। बिल्कुल है भाई। तो भाई उसकी जिम्मेवारी यात्राओं की जानकारी रखना गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। अच्छा तो दीजिएगा गृह मंत्रालय को जानकारी, तब ना। जानकारी नहीं दीजिएगा तो क्या गृह मंत्रालय आपके पीछे जो है जासूस छोड़ेगा क्या? एसएन सिंह जी। दुष्यंत जी अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको धैर्य से सुनना भी चाहिए। आपने 2-3 सवाल खड़े किए और जवाब जो पूछा गया नहीं दिया। आपने कहा कि कंबोडिया की यात्रा में कहाँ खर्चा होता है, आपने आराम से इटली को काट दिया। बोला बहुत कम टिकट लगता है जाने में, जर्मनी में, यूएस में, कतर में, ये सारे चीजों को आप छुपा ले गए। आप ये भी छुपा ले गए। मैं तो विदेश मंत्रालय में एज एडिशनल पीएस काम कर चुका हूं। बीजेपी ने कहीं पे जाते थे तो अपने यात्रा का खर्च देते थे। 22 कॉन्फ्रेंस करके ये बहस तो छेड़ दी है, छेड़ दी है। और इस पर देखिए मुझे लगता है कि आंकड़े नहीं है। नहीं, लोगों को जवाब तो चाहिए, डाइवर्ट करने के लिए जवाब तो चाहिए, लोगों को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई नेता प्रतिपक्ष हमारे कहाँ जाते हैं, कहाँ से पैसा आता है, सामग्री की कीमत, अगर कोई दान भी दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है, ये सब बातें आनी तो चाहिए, ये अधिकार है। फिलहाल शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, एसएन सिंह जी, शैलेंद्र आपका भी, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे अब किनकी वकील बनकर उतरी हैं एक बार फिर से ममता बनर्जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से वकील का कोट पहन लिया, लेकिन किन की वकालत कर रही हैं, ये सवाल उठ रहा है। किन की वकील है ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से वकील की अवतार में आई। कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील का गाउन पहनकर पहुंची ममता बनर्जी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ चुकी हैं वकील के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट में किस मामले पर? एसआईआर पर। उस समय जब सुनवाई हो रही थी तो वकील बनी थी ममता बनर्जी। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में एक बार फिर से वकील के रूप में आई है। दरअसल 2021 में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ था उसके बाद हिंसा का बहुत सारा मामला आया था। तो सवाल यह है कि क्या हिंसा करने वालों के बचाव के लिए वकील बनी है क्या ममता बनर्जी? चुनाव के बाद उस समय हुई हिंसा में 61 लोगों की जान गई थी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर इन मामलों में गंभीर आरोप लगे थे और ये जो 61 लोग मारे गए थे उनमें ज्यादातर बीजेपी के या तो कार्यकर्ता थे या समर्थक थे।
उस समय हजारों लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, पड़ोसी राज्यों में जाकर शरण ली थी। लेकिन इस बार 2026 का अगर विधानसभा चुनाव देखिए तो अपेक्षाकृत बहुत कम हिंसा हुई है। चुनाव के बाद हालांकि करीब आधे दर्जन लोग हिंसा के शिकार हुए हैं इस बार भी, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं और पश्चिम बंगाल की जो नई शुभेंदु सरकार है उसने सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश भी दिए हैं और विपक्षी नेताओं ने भी सुरक्षा के लिए जो शुभेंदु सरकार है उसकी तारीफ की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी लगातार पुलिस को और सुरक्षा बलों को निर्देश दे भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि जैसा ममता बनर्जी ने किया है वैसा ही वो भुगतेंगी, और दूसरी ओर वो ये भी कह रही हैं कि अब कोई काम नहीं है, वो यही कर रही हैं, यानी कि तंज किया पश्चिम बंगाल बीजेपी ने। अब तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट उनका यही पैरेड चलेगा, क्योंकि जो कुकर्म उन्होंने किया है, जो कानून के खिलाफ काम किया है, तो उसका अदालत में ही फैसला होगा। और इसलिए बाकी उनका मंत्री, मुख्यमंत्री, बाकी नेता सबको ये पैरेड में भाग लेना पड़ेगा। लेकिन टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। तो टीएमसी की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से उतरी हैं और वो भी 2021 के हिंसा के मामले में, तो ये कहा जा रहा है कि क्या जो हिंसा करने वाले जिनके ऊपर मुकदमे हैं, जिनके ऊपर ये मामला, कानूनी मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा है, क्या उनकी पैरवी करने के लिए, उनके मुकदमे को लड़ने के लिए ममता बनर्जी ने एक बार फिर से वकील का लिबास पहना क्या? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी वकील का लिबास पहनकर ममता बनर्जी आ चुकी हैं। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ये मामला है, दरअसल आज से 5 साल पहले जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी और उस हिंसा के बाद काफी सारे लोग मारे गए थे। वही मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में है, उसी में ममता बनर्जी गई हैं और इस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इसको सही ठहराया। ममता बनर्जी ऐसा लीडर है, वो रोड में रहते हैं, पब्लिक के साथ रहते हैं, वर्कर्स के साथ रहते हैं और डिफरेंट रोल में, अभी आज वो एडवोकेट के रोल में वहां पर है, पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। तो ये आपने देखा कि ये क्या मामला है। तो ममता बनर्जी एक बार अगर फिर से वकील बनी है तो किनकी वकील बनी है, ये सवाल तो उठेगा। एसआईआर के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट में वकील बनी थी, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी मौजूद हैं यहीं पर स्टूडियो में। उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ममता बनर्जी क्यों एक बार फिर से वकील के रूप में नजर आ रही हैं। विनोद जी, क्या सवाल तो ये उठेगा कि पहले हिंसा ना हो ये जिम्मेदारी थी उस समय की तृणमूल सरकार की, वो नहीं निभाया। हिंसा हुई तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का की जिम्मेदारी थी ममता बनर्जी की उस समय की सरकार की, वो नहीं किया। अब सवाल ये, क्या उनको बचाने के लिए वकील बन करके आई हैं क्या? लाल जी, सबसे तो बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए, ममता बनर्जी इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन, 7 बार के एमपी, 3 बार के चीफ मिनिस्टर, और अभी अभी आप सोचिए शुभेंदु सरकार के साथ 1 हफ्ते नहीं हुए। इतना तो धैर्य रखना चाहिए था कि सरकार का इंतजार करते कि सरकार किस तरह के फैसले ले रहे हैं। बिल्कुल, सरकार किस तरह के अभी जो लोगों के सिक्योरिटी से लेके हर इशू पे किस तरह का रुख दिखा रही है, तो तब इसके बाद अगर रिएक्ट करती तो मुझे लगता है देश में एक अच्छा उसका एक मैसेज जाता। लेकिन ममता बनर्जी डे फर्स्ट से जो कर रही हैं कि रिजनेशन नहीं देंगे, उसके बाद लगातार जिस तरह से मीडिया में अपनी सुर्खियां ले रही है, तो मुझे लगता है ये गॉन पहनना ममता बनर्जी का सिर्फ हेडलाइन की कोशिश है। बिल्कुल, लोगों ने आपको घर बैठना की बात तो मैं नहीं कहूँ, लोगों ने आपको कम से कम अभी मौका दिया है कि आप कम से कम रिव्यू करें, अपनी समीक्षा करें, अपनी चिंतन करें, तब फिर आप आगे बढ़े तो शायद ज्यादा बेहतर। सौरभ दत्ता भी जुड़ गए हैं। सौरभ दत्ता बताएंगे। सौरभ दत्ता, क्या आज क्या सुनवाई हुई जो कि ममता बनर्जी को एक बार फिर से वो पहनना पड़ा वकील वाला लिबास? ऐसी क्या सुनवाई थी भाई, किनको बचाने के लिए उतरी? उनका दावा है कि बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस हुआ है और पोस्टपोल वायलेंस को लेकर वो चीफ जस्टिस के जो डिवीजन बेंच है वहां पर आज अपील करने गए थे। मैं जरा वो नजारा बोल दूं। पहले सीपीएम के
जो लीडर भी है और एडवोकेट भी है, विकास रंजन भट्टाचार्य, वो खड़े थे। उसके पास कल्याण बनर्जी खड़े थे और उसके पास ममता बनर्जी खड़ी थी और उसके पास चंद्रिमा भट्टाचार्य। पहले विकास रंजन भट्टाचार्य बोले, फिर कल्याण बनर्जी बोले और फिर बैटन ममता बनर्जी के पास आया। और ये जो बोलने का उनका मूल जो कहने का मतलब था, उनका कहना है कि काफी पोल वायलेंस हुआ है बंगाल में। वो फिगर एक बोल रही है कि 2000 से ज्यादा लोगों की क्षति हुआ है, कुछ तस्वीरें भी दिखाई है। लेकिन सवाल ये उठा है कि ये सब की कहीं रिपोर्टेड है। कोलकाता पुलिस के तरफ से जो एडवोकेट थे धीरज त्रिवेदी, उन्होंने कहा कि ये जो बात कही जा रही है इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। कितने सारे एफआईआर दर्ज हुए हैं। ठीक है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि उनके ऊपर भी हमला हुआ है, वो डर के मारे वो थाने नहीं निकलने जाती है, अभी ऑर्डर रिजर्व है। समझ गया। लेकिन दरअसल पूरा जो ममता माहौल बनर्जी और है टीएमसी जो है आज उनको इस बार के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, इस बार जो आरोप लग रहे हैं उसका मुद्दा उठा रही हैं, जबकि पिछली बार 61 लोग मारे गए थे। फिलहाल आगे इस पर हम लोग बात करते रहेंगे कभी सौरभ, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए, और विनोद जी साथ में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।